जिन लोगों का पेपर लीक मुद्दे से कोई लेना देना नहीं था, वो लोग भी वहां उपद्रव मचा रहे थे। रैपिड एक्शन फोर्स में लाठीचार्ज। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्या हुआ? लोग सोच रहे थे सरकार झुक गई। गेट के उस पर था और इधर से मतलब पुलिस के साइड से पत्थर चली थी। कॉकरोचों की आड़ में जो दंगाई प्रदर्शन कर रहे थे, उनसे निपटने के लिए सरकार ने एक ऐसा जाल बिछाया था जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। उसका पूरा बैकग्राउंड, पूरा खाका निकल सकता है, पूरा बायोडेटा निकल सकता है। दिल्ली पुलिस ने एआई टेक्नोलॉजी की मदद से 3000 ऐसे लोगों को डिटेक्ट किया है जो पहले से ही पुलिस लिस्ट में वांटेड थे। ये अपराधी तत्व दरअसल सीजेपी के प्रोटेस्ट में घुसे और उसके बाद वहां इन्होंने हिंसा की। अब इनकी तलाश हो रही ये प्रोटेस्ट में क्या कर रहे थे। लेकिन सरकार ने अब अपना मिशन शुरू कर दिया है। अब किसी को कुछ नहीं पता पुलिस कब, कहां और किसके घर पहुंच जाए। इन अपराधियों पर हत्या, रेप, पॉक्सो के केस दर्ज हैं। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम इस पूरे विवाद की उन परतों को खोलेंगे जिनसे शायद आप आज तक अनजान थे। बीस तारीख से लेकर 25 तारीख तक जंतर मंतर पर जो हुआ वो सब जानते हैं। जिन छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर वहां प्रदर्शन किया और उसी की आड़ में कुछ लोगों ने वहां उपद्रव मचाया, उनका एक एक चेहरा पहचानने का प्रोसेस अब दिल्ली पुलिस कर रही है। कैसे, इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर दिल्ली पुलिस ने वहां एक एडवांस एआई नेटवर्क का जाल बिछाया था, जिसमें जंतर मंतर के एंट्री और एग्जिट गेट पर 4 विशेष FRS यानी फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यूनिट्स की तैनाती की गई थी। इसके साथ ही मैदान पर दिल्ली पुलिस की एक एडवांस सर्विलांस वैन भी खड़ी थी, जिसके कैमरे वहां पर चप्पे चप्पे को रिकॉर्ड कर रहे थे। इन कैमरों की खास बात यह थी कि ये कोई आम कैमरे नहीं थे। ये कैमरों की खासियत ये होती है कि ये भीड़ में से एक स्पेसिफिक चेहरे को डिटेक्ट करके उसका लाइव चेहरा कंट्रोल रूम को भेजते थे, जहां दिल्ली पुलिस की वैकेंट विंग टीम उन चेहरों की लिस्ट अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड से मैच कर रही थी और एक स्पेसिफिक लिस्ट तैयार कर रही थी। और इसी FRS सिस्टम की मदद से पुलिस ने करीब 3000 ऐसे लोगों की लिस्ट जारी करी है जिन पे पहले से ही आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने इसी सब से निपटने के लिए वहां पर FRS सिस्टम का इस्तेमाल किया था, जो कि नॉर्मल कैमरे से काफी अलग होते हैं। इस पूरे प्रोसेस से समझते हैं कि इन दोनों कैमरों में क्या फर्क होता है। देखिए, नॉर्मल कैमरा लाइव रिकॉर्ड करता है और उसकी रिकॉर्डिंग DVR में सेव करता है। वहीं FRS सिस्टम लाइव रिकॉर्डिंग के साथ साथ उस स्पेसिफिक चेहरे को क्रॉप करता है और उसका डेटा रूम में भेजता है, जहां पर वैकेंट टीम या स्पेशल टीम उस चेहरे को डिटेक्ट करती है कि इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है। और इस कैमरे की एक खास बात और होती है, सैकड़ों की भीड़ में ये उस रिपीटेड हुए चेहरे को क्रॉप कर लेता है। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति अपने चेहरे को 80% ढक भी लेता है, तब भी ये सिस्टम अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से उसकी आंखें, भौं और चलने फिरने का जो स्टाइल है उसका डिटेक्ट करके पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार कर देता है, जिसके बाद उस नकाब के पीछे असली व्यक्ति कौन था उसकी पहचान बहुत आसानी से हो जाती है। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति इतना शातिर था जो कि FRS कैमरे के सामने ही नहीं आया, या फिर उसने खुद को इस तरह से प्रोटेक्ट कर रखा था जो कैमरे उसको ना पकड़ पाए, लेकिन वो भी फंसा। वो कैसे, आगे समझते हैं। वो फंसा अपनी ही जेब में मौजूद अपने सबसे बड़े जासूस यानी अपने मोबाइल फोन से। आइए कैसे, समझते हैं। हिंसा के वक्त सुरक्षा एजेंसियों ने उस पूरे इलाके को डिजिटल रूप से जियो फेंस कर दिया था, यानी उस इलाके में जो भी मोबाइल टावर थे उन सभी टावरों का एक डंप डाटा पूरी तरह से उठा लिया गया। इसके जरिए पुलिस के पास उस वक्त के एक्टिव सिम कार्ड की डिटेल और फोन डिटेल पहुंच गई। अब आप सब जानते ही हैं, ये सब हमारे आधार कार्ड और एड्रेस प्रूफ से लिंक होते हैं, जिससे पुलिस को उन लोगों को पकड़ना काफी आसान हो गया। अब पुलिस के पास वहां मौजूद लोगों की 2 चीजें पहुंच गई थी। एक तो FRS सिस्टम से जनरेट किया गया स्ट्रक्चर और वहां मौजूद एक्टिव सिम कार्ड की डिटेल। इन दोनों चीजों से पुलिस क्या कर सकती है, जो स्ट्रक्चर FRS सिस्टम ने जनरेट किया था वो, और जो एक्टिव सिम कार्ड थे उसकी लोकेशन ट्रेस करके पुलिस उसके आधार कार्ड से उसका मिलान करेगी और उस स्ट्रक्चर से अगर कोई व्यक्ति मैच हो गया तो उस पर उचित कार्रवाई कर सकती है। यही वजह है कि जो पुलिस ने 3000 लोगों की लिस्ट जारी करी है उसको इसी तरह से बनाया गया होगा। यानी चेहरा छुपाने से कुछ नहीं हुआ, वहां मौजूद लोगों के मोबाइल ने ही पुलिस को उनके घर का पता दे दिया। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, CJP के बीच तो ये समझौता हुआ था कि छात्रों पर जो भी FIR दर्ज होंगी वो सब वापस ली जाएंगी, तो फिर दिल्ली पुलिस की ये एडवांस टीम और ये सब एडवांस टेक्नोलॉजी का क्या फायदा? तो यहीं पर छुपा है इस कहानी का सबसे बड़ा चक्रव्यूह और सबसे बड़ा ट्विस्ट। द इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में छापा है कि
भले ही आम छात्रों को राहत देने के लिए एफआईआर वापस लेने का प्रस्ताव है, लेकिन इसके पीछे जो हिंसा की बड़ी साजिश की जो जांच चल रही है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब असली खेल समझिए। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में हत्या के प्रयास की धाराएं भी ऐड की हैं। ये कार्रवाई इसलिए की गई है कि इस पूरे प्रदर्शन में 200 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। हालांकि इस पूरे प्रदर्शन में काफी प्रदर्शनकारी भी घायल हुए थे। यानी मामला अब सिर्फ एक प्रदर्शन तक नहीं बल्कि गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड तक पहुंच गया है। इसको देखकर ये समझा जा सकता है कि सरकार ने छात्रों का गुस्सा शांत करने के लिए उनसे समझौता तो कर लिया, लेकिन जो छात्रों की आड़ में वहां उपद्रव मचा रहे थे उन पर कार्रवाई के लिए उनके पैरों में कानूनी बेड़ियां जरूर डाल दी हैं। लेकिन बात सिर्फ एआई कैमरे और स्पेशल टेक्नोलॉजी की नहीं है। पुलिस ने उस मदद से उन लोगों के चेहरे तो पहचान लिए, लेकिन अब पुलिस और खुफिया एजेंसी की नज़र उस सबसे बड़े सवाल पर है जिसके बारे में उपद्रवियों ने कभी नहीं सोचा होगा। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसी एक गंभीर सवाल खंगाल रही हैं कि 36 दिनों तक 24 घंटे चलने वाला मुफ्त लंगर, मुफ्त खाना, गद्दे, पानी की बोतलें, ये सब की व्यवस्था कौन कर रहा था? ये सब खर्च कौन कर रहा था? कौन था इसके पीछे असली मास्टरमाइंड? पुलिस और खुफिया एजेंसियां इसको लेकर भी कड़ी से कड़ी जोड़ने में लगी हैं कि क्या ये सब आम जनता के पैसों से हो रहा था या फिर इसके पीछे कोई असली मास्टरमाइंड बैठा था। और इसी को लेकर दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों की सबसे पहले नजर गई वहां मौजूद फ्री में पानी और खाना खिलाने वाले गाजियाबाद के रहने वाले सीजेपी वॉलेंटियर मोहम्मद जुनैद पर। जुनैद ने खुद मीडिया के कैमरों के सामने आकर एक ऐसा खुलासा कर दिया है जिसने सबको चौंका दिया। कल शाम में मेरे घर पर पुलिस आई, मेरे पिताजी को लेकर गई उठा करके। मेरी बहन रहती है मेरठ में, उनके ससुर को और उनके देवर को उठा कर लेके गई। जुनैद का दावा है कि पुलिस उससे जंतर मंतर पर बांटे गए उस मुफ्त खाने का एक एक हिसाब मांग रही है कि उसने वो खाना हजारों लोगों को कैसे खिलाया, उसका खर्च क्या हुआ, कहां से वो पैसा आया। दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने जुनैद के बैंक खातों और उसके आसपास कुछ लोगों के बैंक डिटेल्स भी खंगाले हैं। इतना ही नहीं, जुनैद के रिश्तेदारों के घर भी पुलिस पहुंची है और वहां भी पुलिस इसी प्रोसेस से काम कर रही है कि अगर पानी पिलाना, किसी को भोजन खिलाना अपराध है आपकी निगाह में, तो मैं ये अपराध एक नहीं 1000 बार करूंगा, 10,000 बार करूंगा। इसी के साथ ही सरकार ने मैटैक्स को नोटिस जारी करके 480 ऐसे सोशल अकाउंट्स ब्लॉक कराए जो कि वहां पर फर्जी अफवाह फैला रहे थे। यानी मतलब साफ है, सरकार ने छात्रों से वादा करके ये धरना तो शांत करा दिया, लेकिन इसके पीछे हुई कोई बड़ी साजिश और 36 दिनों तक जो वहां फ्री में खाना बांटा गया था उसका हिसाब किताब पुलिस जरूर लगा रही है कि ये खाना कहां से आया और इसके पीछे कौन जिम्मेदार था। आज जंतर मंतर का मंच खाली है, लेकिन सरकार के फाइलों की जांच अभी भी चल रही है। आने वाले कुछ दिनों में इस प्रोटेस्ट से जुड़े कुछ और सवाल भी हमारे सामने आ सकते हैं और शायद वो सच भी सामने आ जाए जिसका इंतजार हर देशवासी को है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।